हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, ये है यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन जिसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखते हैं। इन इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम द मैंडेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लीग ऑफ नेशंस टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ colonies and dependent territories. However, this mandate system came to an end with the end of the league. Okay. तो बेटा, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस का जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ना यूएन के, उसी में से एक ऑर्गन है जिसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसी तरह से लीग ऑफ नेशंस का जो था उसका नाम क्या था बेटा? द मैंडेट सिस्टम। क्या नाम था? मैंडेट सिस्टम, मैंडेट था। जिस तरह से यहाँ पे यूएन में है हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल, उसी तरह से लीग ऑफ नेशंस में था मैंडेट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। तो इस मैंडेट सिस्टम का, इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का, इसका काम क्या है बेटा? इसका काम है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल्स हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, डिपेंडेंट टेरिटरीज में रहते हैं, यानी कॉलोनीज, डिपेंडेंट टेरिटरीज यानी ऐसे कंट्रीज, ऐसे स्टेट्स जो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनका खुद का पॉलिटिकल सॉवरेन कोई नहीं है, जिनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं है, जो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है बेटा, लेकिन जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि बाद में लीग ऑफ नेशंस का अंत हो गया। जाहिर सी बात है, लीग ऑफ नेशंस में काफ़ी कमियां थी, काफ़ी खामियां थी, काफ़ी लूपहोल्स थे, जिसकी वजह से वो टिक नहीं पाया। और फिर हमारे पास क्या आया बेटा? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो बेटा कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है यूएन का, ये लीग ऑफ नेशंस का जो मैंडेट था उसका क्या है? सक्सेसर है। यानी उसकी जगह अब हमारे पास क्या है? उस मैंडेट की जगह हमारे पास क्या है? यूएन का ट्रस्टीशिप काउंसिल। जिस तरह से लीग ऑफ नेशंस की जगह हमारे पास आ गया यूनाइटेड नेशंस, उसी तरह से लीग ऑफ नेशंस का जो हमारे पास था मैंडेट, जो लीग ऑफ नेशंस का था, उसकी जगह हमारे पास है अब क्या है बेटा? द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ओके बेटा, अब हम आगे देखते हैं इसको। एक सक्सेसर भी कहा गया है यहाँ पे। ओके, तो बेटा ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो प्रिंसिपल था और मैंडेट सिस्टम का जो प्रिंसिपल था, यानी दोनों के ही जो प्रिंसिपल्स थे, दोनों के ही जो सिद्धांत थे, तो बेटा दोनों के सिद्धांत सेम थे। यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ द मैंडेट सिस्टम, द प्रिंसिपल ऑफ बोथ ऑफ देम वेर सेम। दोनों का जो प्रिंसिपल था, जो दोनों का जो सिद्धांत था, क्या था कि कॉलोनीज में जो कंट्रीज, कॉलोनीज में रहने वाले जो देश हैं, जो डिपेंडेंट टेरिटरीज में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को क्या करना है बेटा? उन लोगों को थोड़ा सा ऊपर लेके आना है। उन लोगों के लिए बनाया गया था बेटा। लेकिन इन दोनों का ही, भले ही ट्रस्टीशिप का और मैंडेट सिस्टम का, भले ही दोनों का क्या बेटा प्रिंसिपल भले ही सेम हो, लेकिन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का जो फंक्शन, ये क्या है बेटा? डिफर है। यहाँ पे लिखा भी है बोथ ऑफ देम डिफर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फंक्शंस। यानी फंक्शंस की अगर हम बात करें, अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो वहां पे दोनों डिफरेंट है। और यहाँ पे लिखा भी है बेटा द स्कोप ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज वाइडर देन द मैंडेट सिस्टम। यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि जो दायरा है ट्रस्टीशिप काउंसिल का, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो मैंडेट सिस्टम की जगह आया है, लीग ऑफ नेशंस में था ना, उसकी जगह आया, ये बेहतर है उससे। इसका जो स्कोप है, इसका जो दायरा है, वो कैसा है बेटा? लीग ऑफ नेशंस का जो मैंडेट सिस्टम था उससे इसका दायरा, इसका जो है काफी, इसका स्कोप क्या है बेटा? ब्रॉड है, वाइड है, कंपेयर टू द लीग ऑफ नेशंस का मैंडेट सिस्टम। ओके बेटा, तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं ये पॉइंट्स हमारे पास बेटा कि मैंडेट सिस्टम सबसे पहले आया था बेटा लीग ऑफ नेशंस का। इसका काम क्या है बेटा? इसका काम है कॉलोनीज में जो लोग रहते हैं, डिपेंडेंट टेरिटरीज में जो लोग रहते हैं, उनका वेलबींग करना, उनको आगे लेकर आना। और ये मैंडेट सिस्टम लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत था बेटा। और आज की डेट में उसकी जगह क्या है? उसका सक्सेसर कौन है बेटा? ट्रस्टीशिप काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस का जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये उसका क्या है बेटा? सक्सेसर है। ओके, और स्कोप किसका, दायरा किसका बड़ा बेटा? तो दायरा है ट्रस्टीशिप काउंसिल का, जो दायरा है, स्कोप है, वो ज्यादा ब्रॉड है। लेकिन दोनों का ही, मैंडेट सिस्टम का और ट्रस्टीशिप काउंसिल का, दोनों का ही जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन दोनों की ऑर्गेनाइजेशंस अलग है, दोनों के ही फंक्शंस अलग हैं, डिफर करते हैं।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम नजर करते हैं आर्टिकल 76 ऑफ द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर का जो आर्टिकल नंबर 76 है उसे हम देखते हैं। ये कहता है बेटा कि जो ट्रस्टीशिप सिस्टम लेके आया जाता है, ये किस लिए लाते हैं, ये किस लिए है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरी दुनिया में पीस बना रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन है किसके लिए बेटा, ट्रस्टीशिप सिस्टम को लाने के पीछे का एक रीजन है। और आप लोगों को यहीं पे मैं बात छेड़ देना चाहूंगा कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके ऊपर है बेटा, यूएन का कौन सा ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ओके। ट्रस्टीशिप काउंसिल को, इसका सिस्टम को लाने के पीछे मेन पर्पस है पूरी दुनिया में पीस बनाने के लिए, पूरी दुनिया में सिक्योरिटी लेके आने के लिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए, जितनी भी डिपेंडेंट टेरिटरीज है, जितनी भी ट्रस्ट टेरिटरीज है जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है दूसरे स्टेट्स के ऊपर, इन स्टेट्स के अंदर पॉलिटिकली काफी वीकनेस है बेटा, इनकी पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे काफी वीक होते हैं। तो पॉलिटिकली इनको बेहतर करना है, इकोनॉमिकली भी, आर्थिक रूप से भी इनको क्या करना है, राइज करना है, सामाजिक रूप से यानी सोशली भी इन लोगों को अपलिफ्ट करना है, और एजुकेशनली भी इन लोगों को क्या करना है, अपलिफ्ट करना है। ट्रस्टीशिप सिस्टम को लाने के पीछे का मेन जो है यहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी के अलावा क्या, इन ट्रस्ट टेरिटरीज में पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट लाना, इन ट्रस्ट टेरिटरीज में इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट लाना, इन ट्रस्ट टेरिटरीज में सोशल और एजुकेशनल एडवांसमेंट लेकर आना, प्लस इन लोगों को डेवलप करना, इन लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट सिखाना ताकि ये लोग इंडिपेंडेंट हो सके। ये ट्रस्ट टेरिटरीज क्या हो सके बेटा, इंडिपेंडेंट हो सके। ये ट्रस्ट टेरिटरीज क्या हो सके बेटा, इनकी खुद की एक सेल्फ गवर्नमेंट आ सके। ये भी एक रीजन है बेटा, ओके। प्लस ऐसी जगहों पे हमें एक और चीज करनी होगी, हमें क्या करना होगा बेटा कि वहां पे ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट हो जाए, फंडामेंटल फ्रीडम्स के रिस्पेक्ट हो जाए, रेसिज्म ऐसी जगहों से, ट्रस्ट टेरिटरीज से रेसिज्म खत्म करना है। ट्रस्ट टेरिटरीज में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेसिज्म के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, ये भी हमें क्या करना है, खत्म करना है। यहां तक कि रिकॉग्निशन ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। मैं आप लोग के ऊपर डिपेंडेंट हूं, आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, हम सभी एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। तो ये भी समझाना है बेटा, हमें भेदभाव खत्म करना है ट्रस्ट टेरिटरीज में से, हमें फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट लेके आना, ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट, फंडामेंटल फ्रीडम्स के रिस्पेक्ट और इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द पीपल, कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको बताया आर्टिकल 76 यूएन चार्टर का, ये आप लोगों को देखना होगा, ओके। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। वोटिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर कैसा होगा, बहुत सिंपल आर्टिकल्स हैं बेटा, ज्यादा मेहनत क्या है, बिल्कुल मेहनत की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा याद रखना है। देखते हैं बेटा, आर्टिकल 89 यूएन चार्टर का आर्टिकल 89 क्या कहता है इसको लेकर, ईच मेंबर ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज 1 वोट। ट्रस्टीशिप काउंसिल में जितने भी मेंबर है सबके कितने वोट हैं, 1 वोट। ये तो याद रहेगा कि 1 वोट है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, लेकिन ये याद रखना होगा कि किस आर्टिकल में कहा है। हर एक मेंबर का 1 वोट होगा, ये कहा है आर्टिकल नंबर 89 में। डिसीजन ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज मेड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जब भी मीटिंग कंडक्ट होगी तो जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट होंगे और जितने भी लोग वहां पे वोट देंगे सिर्फ उन्हीं के वोट काउंट होंगे। अगर आप नहीं आए हैं वहां पे मीटिंग में तो आपका वोट काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा यूएन चार्टर का आर्टिकल 89 क्या कहता है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल में जितनी भी मेंबर है सबका 1 वोट होगा, और प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने भी आए हैं और वोट दे रहे हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 89। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, यूएन चार्टर का आर्टिकल नंबर 90। आर्टिकल नंबर 90 क्या कहता है बेटा, ओके, आर्टिकल नंबर 90 कहता है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के कौन से रूल्स होंगे, कौन सी प्रोसीजर होगी। तो इसका जवाब सिंपल सा, ट्रस्टीशिप काउंसिल adopts its own rules of procedure including the method of electing the president। अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि सर ट्रस्टीशिप काउंसिल में क्या रूल्स हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल में क्या प्रोसीजर है, कैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, तो इसका जवाब सिंपल है बेटा, अपनी प्रोसीजर, अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की प्रोसीजर पूरी ट्रस्टीशिप काउंसिल खुद ही तय करेगी।
यूएन चार्टर के अंदर उसका जवाब नहीं मिलेगा कि यूएन चार्टर में कहीं बताया होगा कि कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, नहीं दिया है। अगर इसका प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है तो वो खुद ही अपने रूल्स बनाएगा और उस हिसाब से इलेक्ट करेगा, अपने रूल्स को खुद अडॉप्ट करेगा, प्रेसिडेंट भी खुद इलेक्ट करेगा, सब कुछ उसका खुद ही अपना रहेगा। यूएन चार्टर में नहीं दिया है, लेकिन हाँ आर्टिकल नंबर 90 में ये चीज़ ज़रूर बता दी गई है। ठीक है, ओके। कब कब मुलाकात होगी ट्रस्टीशिप काउंसिल की? तब मुलाकात होगी अपने रूल्स के हिसाब से। वो रूल्स बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर सब मिलकर रूल्स बनाएंगे कि चलो ठीक है, साल में 2 बार मिलेंगे, साल में 4 बार मिलेंगे, साल में 6 बार मिलेंगे। ट्रस्टीशिप काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। कोई आर्टिकल यूएन चार्टर के किसी भी आर्टिकल में ये नहीं बताया कि कब मुलाकात होगी, नहीं। क्या रूल्स है, क्या प्रोसीजर है, कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, क्या यूएन चार्टर में है? नहीं है बेटा। यूएन चार्टर ने कह दिया है साफ साफ आर्टिकल नंबर 89 में, आर्टिकल नंबर 90 के कि ये लोग अपनी प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा आर्टिकल नंबर 91 की तरफ। बहुत सिंपल चीजें हैं बेटा, कुछ नहीं है, बस ये क्लास पूरी सुन लो, सब समझ में आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 91 क्या कहता है बेटा? ये कहता है बेटा कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को, मतलब कब? जब भी अप्रोप्रिएट हो, जब भी जरूरत हो तब। आपको पता है ना कि यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। जनरल असेंबली है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो बेटा ट्रस्टीशिप काउंसिल का सिंपल सा काम ये है आर्टिकल नंबर 91 के अंतर्गत कि वो इकोसोक को, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को क्या करेगा? असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर हो गया, इन सब का क्या करना है बेटा? इन सब की भी, इन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की भी क्या करनी है बेटा? हेल्प प्रोवाइड करनी है। किसे? ट्रस्टीशिप काउंसिल को। ट्रस्टीशिप काउंसिल आर्टिकल नंबर 91 के अंतर्गत क्या कर रहा है बेटा? जो काम वहां पे उसको बोले थे कॉलोनीज के लिए, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सपोर्ट करना है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यूएन की जितनी हैं उनको भी असिस्ट करना है जब भी जरूरत पड़े। आर्टिकल नंबर 91 में दिया हुआ है। ओके, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे अगले पॉइंट की तरफ। आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट दिस आर्टिकल्स, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। ओके, अब हम बढ़ते हैं कॉम्पोजिशन की तरफ। आर्टिकल नंबर 86 कॉम्पोजिशन की बात करता है कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स होंगे, कौन कौन से कंट्रीज होंगी जो ट्रस्टीशिप काउंसिल का हिस्सा बनेंगी। तो पहला, 2 स्टेट्स एडमिनिस्ट्रिंग द ट्रस्ट टेरिटरीज। पहला तो वो हर एक देश, वो हर एक स्टेट जो किसी ट्रस्ट टेरिटरी को एडमिनिस्टर कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, वो स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है किसी ट्रस्ट टेरिटरी को, वो आ जाएगा। ठीक है, वो ट्रस्ट टेरिटरी जिस स्टेट पे डिपेंडेंट है वो तो आएगा ही। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? परमानेंट, सच परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एज डू नॉट एडमिनिस्टर द ट्रस्ट टेरिटरी। परमानेंट मेंबर्स भी आएंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर है बेटा? 5 हैं। ठीक है, पता है ना आप लोगों को, मैंने बताया था। लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ वही परमानेंट मेंबर ट्रस्टीशिप काउंसिल का हिस्सा बनेंगे जो किसी ट्रस्ट टेरिटरी को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। देखो आर्टिकल 86 कॉम्पोजिशन ट्रस्टीशिप काउंसिल का कौन कौन हिस्सा है? ए पॉइंट क्या कह रहा है? वो स्टेट्स जो किसी ट्रस्ट टेरिटरी को क्या करते हैं बेटा? एडमिनिस्टर करता है उसको, वो ट्रस्ट टेरिटरी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे कि यूके है मान लो, तो उसके ऊपर कई, अगर कोई स्टेट है जो डिपेंडेंट है तो यूके उसके अंदर आ जाएगा। दूसरा, परमानेंट मेंबर, कौन से परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के? वो जो किसी ट्रस्ट टेरिटरी को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। यहां पे मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, वो परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के जो किसी ट्रस्ट टेरिटरी को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा अगले पॉइंट की तरफ। तीसरे कौन होंगे? स्टेट्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ओके, प्लस वो हर एक देश जिसे जनरल असेंबली के द्वारा चुना गया है 3 साल के पीरियड के लिए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, हम अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ओके, इन दिस कैटेगरी as many states are to be elected as is necessary to ensure that the total number of the members of the UN Trusteeship Council is equally divided between members of the UN which administer the trust territories and those members of the UN which do not administer the trust territory। क्या मतलब इसका? सिंपल,
देखिए ट्रस्टीशिप काउंसिल में कितने सदस्य होने चाहिए, तो उसकी कोई संख्या यहां नहीं दी है, लेकिन यह दिया गया है कि उतने स्टेट्स को इलेक्ट करो ताकि वो स्टेट्स जो किसी ट्रस्ट टेरिटरी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो स्टेट्स जो किसी भी ट्रस्ट टेरिटरी को एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या कहा मैंने बेटा, ट्रस्टीशिप काउंसिल में उतने मेंबर्स होने चाहिए ताकि जितने भी स्टेट्स जो किसी ट्रस्ट टेरिटरी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनकी संख्या और वो स्टेट्स जो किसी ट्रस्ट टेरिटरी को एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, दोनों की संख्या कितनी होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए उसमें। यानी 5 स्टेट अगर ऐसे हैं जो किसी भी टेरिटरी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो सामने 5 स्टेट ऐसे भी होने चाहिए ट्रस्टीशिप काउंसिल में जो नहीं कर रहे हैं ऐसा। ठीक है बेटा। जनरल असेंबली कितने साल के लिए चुनेगा बेटा, 3 इयर्स के लिए चुनेगा। ओके। और जितने भी मेंबर्स होंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल में, ईच मेंबर, हर एक को कोई ना कोई एक स्पेशली क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जो अपने देश को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट तक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 88 की तरफ। क्या लिखा है मैंने, बहुत सिंपल सी चीज लिखी है बेटा कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो अपने जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करता है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली। हाँ, जो भी फंक्शंस ट्रस्टीशिप काउंसिल कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली की अथॉरिटी पे काम करता है कौन, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ओके। क्वेश्चनेयर के बारे में आपने सुना होगा। क्वेश्चनेयर क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का ये काम है कि वो एक क्वेश्चनेयर फॉर्मुलेट करे, क्वेश्चनेयर बनाए, क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाए, और वो क्वेश्चंस कहां से होने चाहिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से संबंधित होने चाहिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से संबंधित होने चाहिए, सोशल डेवलपमेंट से संबंधित होने चाहिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चंस होने चाहिए। ये कौन फॉर्मुलेट करेगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल करेगी। ठीक है बेटा, कौन करेगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल करेगी। ओके। और वो क्वेश्चनर जब बना दिए जाएंगे तो उसके जवाब में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, एक रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट कौन तैयार करेगा बेटा, एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी तैयार करेगी। एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी यानी जो भी देश है, जो भी कोई कंट्री है, वो कंट्री जो किसी अन्य ट्रस्ट टेरिटरी को एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है, जिसके अंडर में वो है, तो वो स्टेट जो है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। वो रिपोर्ट उन क्वेश्चनर्स, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे होंगी। उससे पॉलिटिकल जो क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिकल क्वेश्चंस जो है, सोशल जो क्वेश्चंस हैं, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस पे एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ठीक है बेटा। और फिर क्या किया जाएगा बेटा, उसकी एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो जनरल असेंबली को दे दी जाएगी। तो यानी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई हमारे सामने, अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो वो समझ ले। क्वेश्चनर यानी क्वेश्चंस की लिस्ट, किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल। ठीक है, कौन प्रिपेयर कर रहा है क्वेश्चनर, ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्योंकि क्या चाहती है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये चाहती है कि इन ट्रस्ट टेरिटरीज में ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो जाए, इसलिए। ठीक है। और एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी बेटा, जनरल असेंबली को सबमिट की जाएगी। क्यों जनरल असेंबली को सबमिट की जा रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो किसके अंडर में काम करता है, किसकी अथॉरिटी में काम करता है, अभी मैंने बताया आपको, जनरल असेंबली के। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में। ओके। हाँ, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये भी हो सकता है कि पीरियोडिक विजिट्स करे ट्रस्ट टेरिटरीज में। ट्रस्ट टेरिटरीज आप लोग जान ही गए हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, यूएन के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इन ट्रस्ट टेरिटरीज में विजिट की जाएगी, किसके द्वारा, ट्रस्टीशिप काउंसिल के द्वारा। ठीक है बेटा। क्यों विजिट करना जरूरी है, देखना है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट, फंडामेंटल फ्रीडम्स की रिस्पेक्ट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और उनकी सेल्फ गवर्नमेंट बनाना, इंडिपेंडेंट होना, क्या इन सब चीज़ों पे किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, ये देखना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं बेटा इसके सस्पेंशन की तरफ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब ट्रस्टीशिप काउंसिल का को बनाया गया था यूएन के द्वारा, तो गोल क्या था, 11 11
ट्रस्ट टेरिटरीज थी उस वक्त, 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी। गोल ये था कि इन सब जगहों पे ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट जो है वो ले आए हम लोग, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दें, इन सबको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, सब आज़ाद हो जाए, यहाँ पे इनकी खुद की सरकार हो जाए। और ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपने इस टारगेट को अचीव कर लिया। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने इस टारगेट को अचीव कर लिया, और क्योंकि उसने इस टारगेट को अचीव कर दिया तो कहीं ना कहीं टाइम आ चुका था कि इसका सस्पेंशन कर दिया जाए। बस एक स्टेट बचा था, पलाऊ, PALAU, और इसने भी इंडिपेंडेंसी ले ली, ये भी आज़ाद हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी आज़ाद हो गया बेटा। तो सीधी सी बात है कि 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, वो सभी जो ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाने का जो पर्पस था, जो मकसद, जिस मकसद से बनाई गई थी ट्रस्टीशिप काउंसिल, वो उसने अचीव कर लिया। और क्योंकि उसने अब वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया तो उसको कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल ने बाद में अपना सस्पेंशन कर दिया, काम बंद हो गया। और उसके बाद क्या हुआ बेटा, एक रेजोल्यूशन पास, आप लोग समझ रहे हो ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है। 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, उनको इंडिपेंडेंट करना, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, कई चीजें थी, टारगेट पूरा कर लिया। पलाऊ एक स्टेट बचा था, उसका भी हो गया। ठीक है, वो भी आज़ाद हो गया। तो अब ये भी आज़ाद हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका भी अपना पर्पस पूरा हो गया। एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था बेटा, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया 1994 के नवंबर 10 में। ठीक है, क्यों अडॉप्ट किया गया बेटा, क्योंकि देखिए साल में कई बार ये लोग मुलाकात करते थे। ठीक है बेटा, तो जब भी डिमांड होती थी तब तब मुलाकात की जाती थी। तो उसी के से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे उनमें चेंजेस करने के लिए क्या किया गया बेटा, एक रेजोल्यूशन पास किया गया। रेजोल्यूशन क्यों पास किया गया बेटा, रेजोल्यूशन इसलिए पास किया गया ताकि जो रूल्स थे कि साल में एक बार तो मिलना ही मिलना है या 5 बार तो मिलना ही मिलना है, तो अब उतनी मुलाकात की ज़रूरत, उतनी आवश्यकता नहीं रह गई थी। इसलिए उस रूल्स के अंदर चेंजेस करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ा 1994 में। तो बेटा यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था 1994 में, उन लोगों ने क्या तय किया इस रेजोल्यूशन में, देखिए इसमें ये तय किया टू मीट एन्युअली, कि लोग क्या करेंगे बेटा, ये लोग क्या करेंगे, साल में एक बार मिलेंगे, या फिर ओकेजन यानी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब मुलाकात करेंगे। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे तय किया गया, अगर प्रेसिडेंट का डिसीजन आता है तो, या फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स की अगर रिक्वेस्ट है तो, या जनरल असेंबली के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स की रिक्वेस्ट है तो, या सिक्योरिटी काउंसिल के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स की रिक्वेस्ट है तो ही मिला जाएगा। और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने 1995 में ये कहा कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को एलिमिनेट कर दिया जाए, इसका अब काम नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए बेटा, अलग अलग स्टेप्स लिए जाए। ठीक है बेटा, क्योंकि काम क्या था, ट्रस्ट टेरिटरी को एडमिनिस्टर करना वगैरह वगैरह, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन आज की डेट की बात करते हैं बेटा। मेंबर्स ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल नाउ कंप्राइजेस ऑफ ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN। देखिए अब चेंजेस हो गए हैं कॉम्पोजिशन में। अब क्या हो गया है, मैंने आपको कॉम्पोजिशन पढ़ाई थी। ठीक है, आज की डेट में सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वो पांचों के पांचों ट्रस्टीशिप काउंसिल का आज की डेट में हिस्सा है। ठीक है, नवंबर 2021 में ट्रस्टीशिप काउंसिल फिर से मिलने वाली है। कब मिलेगी, क्या डेट होगी, क्या टाइम होगा, ये 30 दिन पहले एडवांस में तय कर लिया जाएगा। ठीक है, आज की डेट में ट्रस्टीशिप काउंसिल की कॉम्पोजिशन बदली है बेटा। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स उसका हिस्सा हो चुके हैं, बता दूं मैं आपको। ठीक है, और ये लोग दोबारा मिलने वाले हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट है आज की डेट में, इनका नाम है, देख पा रहे होंगे आप, जोनाथन गाय एलन, यूके के हैं ये। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है बेटा, एने ग्वेगन। ठीक है, ये इनके क्या है बेटा, वाइस प्रेसिडेंट है। तो अब क्योंकि उसने अपना पर्पस तो पूरा कर लिया है, तो अब फ्यूचर में क्या काम करना है, दैट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अब फ्यूचर में इसका क्या रोल होगा, इस पर अभी सोचना बाकी है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो आप लोग ये तो समझ गए हैं कहीं ना कहीं कि ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना पर्पस जो है वो पूरा कर लिया है। उसके कॉम्पोजिशन में चेंजेस हैं, 5 परमानेंट मेंबर जो हैं आज इसका हिस्सा बन चुके हैं। 2021 नवंबर में मिलने वाले हैं ये लोग। कब मिलेंगे अभी तय नहीं हुआ, 30 दिन पहले तय करेंगे। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का नाम और इसका रोल भी चेंज होने वाला है।
ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।